नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेपाल में जो इतना बड़ा वायलेंट हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे। इतने लोग मारे गए, इतने लोग हताहत हुए और इतने लोग जख्मी हुए। वहां पर पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो गया, यानी सत्ता को उखाड़ फेंका गया। केपी शर्मा ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और 20-25 साल के लड़के कोई भीड़ लोग मिलके उनको सत्ता से उखाड़ फेंकते हैं। जहां आज की डेट में लोग कहते हैं कि युवा तो कुछ नहीं कर सकते, बेरोजगार है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हुजूर, इन युवाओं ने नेपाल की सत्ता तक को उखाड़ फेंका। युवा में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, वो कभी भी किसी को भी जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो। ठीक उसी प्रकार से नेपाल में हुआ। नेपाल में कुछ लोग 8 सितंबर 2025 को एक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आंदोलन कर रहे थे और उस भीड़ में जो प्रोटेस्टेंट थे वो 20-25 साल के लोग थे। लेकिन 20-25 साल के लोग शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि एकदम शांति ढंग से वो आपने अब उसको दे रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो थोड़ा पार्लियामेंट की ओर जाने लगे। उसी बीच नेपाली गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस फोर्स को वहां पर लगा दिया था और पुलिस फोर्स ने क्या किया जानते हो? पुलिस फोर्स ने पहले तो उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उनको भगा भगा के गोली दागी। जी हाँ, बिल्कुल हुजूर, आपने सही सुना है। और ये रबर की गोली नहीं थी, ये बुलेट थी, जो कि आप जानते हो लोहे, स्टील या कॉपर की बनी होती है, पीतल की। और उसमें 19 लोग मारे जाते हैं और जिसमें से एक 8 साल का बच्चा होता है। उसके बाद जब ये भीड़ पता चलती है नेपाल में इस तरीके से कांड हुआ है, तो लोग उग्र प्रदर्शन करने पर आतुर हो जाते हैं और नेपाल में जगह जगह प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, यानी खूनी नंगा नाच वहां पर खेला जाना शुरू हो जाता है। नेपाली गवर्नमेंट ने चाहा कि अगर कर्फ्यू लगा दिया जाए तो इस पे हद तक कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन वो कर्फ्यू भी बेकार जाता है। लगभग 3:30 बजे के आसपास नेपाली गवर्नमेंट के कहने पर वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता है, लेकिन कर्फ्यू असरदार साबित नहीं होता और उग्र भीड़ जो पहले से ही गुस्साई हुई थी, तांडव रूप में आ जाती है, विकराल रूप में आ जाती है और पूरे तरीके से नेपाल को जला दिया जाता है, यानी आग में झोंक दिया जाता है, बर्बादी की ओर ढकेल दिया जाता है। यह कोई आम दंगा नहीं था, यह इतना बड़ा दंगा था कि सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग हताहत हुए, जख्मी हुए और न जाने कितने लोग को अरेस्ट किया गया। यहाँ तक कि आपने सुना होगा नेपाल में कैदी लोग जेल में थे, वो भी फरार हो गए। हालांकि सैनिकों द्वारा कुछ कैदियों को पकड़े जाने की मीडिया में खबर है, लेकिन इतना बड़ा दंगा पीछे के क्या कारण थे, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। देखिए, नेपाल में सबसे बड़ा कारण यह था इस दंगे का कि नेपाली गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। कुल 26 ऐप पर बैन लगे हुए थे और वहां की सरकार सोशल मीडिया के कंपनियों से कह रही थी कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपकी कंपनी पर ऐप पर बैन लगा दिया जाएगा और नेपाल में पूरी तरीके से सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम डेट दी जाती है, इससे पहले अगस्त में दी जाती है डेट, लेकिन वहां की कंपनियां इसको बहुत हल्के में लेती हैं और इसको नजरअंदाज कर देती हैं। फिर लास्ट टाइम दिया जाता है 3 सितंबर को और सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाता है कि हाँ, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि सारे मीडिया सोशल ऐप जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद जो है तब जाके इन लोगों को ऐप यहाँ पर चलेगा सोशल मीडिया पे। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम टिकटॉक ये सब थे। लेकिन हाँ, सभी 26 में से सिर्फ एक कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसका नाम था चाइना की, आप जानते हो, टिकटॉक ने कराया। लेकिन उसके अलावा किसी कंपनी ने, सोशल मीडिया कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सरकार के 3 सितंबर तक अल्टीमेटम देने के बावजूद जब इन लोगों ने कुछ नहीं सुना तो उसके बाद मजबूरन वश नेपाल गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पर बैन लगाना पड़ा। जैसे ही सोशल मीडिया पर बैन लगा, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 8 सितंबर
25 को शांतिपूर्ण ढंग से लोग प्रदर्शन कर रहे थे और संसद की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान पुलिस फोर्स आती है, इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और उसके बाद असली गोली दोस्त, असली गोली बुलेट से चलाती है और 37 या 38 लोग मारे जाते हैं। पहले खबर आई 19 मीडिया में, लेकिन अब सुनने में आता है कि 37 से 38 लोग मारे गए हैं और बहुत लोग जख्मी हुए। नेपाल में दंगा होने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई कारण हैं। मैं इस पर भी थोड़ा सा रोशनी आपके सामने डालूंगा। देखिए, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा कारण था, ये मैं इससे जो है हट नहीं रहा हूं, लेकिन उसके अलावा वहां के लीडर्स, वहां के मिनिस्टर्स और वहां के मंत्री लोगों में इतना करप्शन फैला दिया था, इतना करप्शन हो गया था कि जनता परेशान हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्रांस में क्रांति आई थी और लुईस सोलावा को फांसी पर चढ़ा दिया था जनता ने। क्यों? क्योंकि जनता बेरोजगार थी, भूखी थी। जनता बोल रही थी रोटी दो, रोटी दो, लेकिन बदले में उनको कोड़े दिए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। लेकिन जब भीड़ जब आक्रोशित होती है ना दोस्त, तो वो कुछ सभी हदों को पार कर जाती है। वही हुआ नेपाल में, वही हुआ फ्रांस में। नेपाल में तो लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और फ्रांस में लुईस 16 को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया और नेपाल में केपी शर्मा ओली को भागना पड़ा। यहां तक कि उनके एक मिनिस्टर, यानी कि आपने सुना होगा, सेंट्रल मिनिस्टर को तो पकड़ के दौड़ाकर जूते चप्पल से मारा गया, क्योंकि वहां पर इतनी बेरोजगारी हो गई है, चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बैड गवर्नेंस इसके बहुत बड़ा जिम्मेदार है, और उसके अलावा करप्शन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। इतना ज्यादा हो गया था कि वहां के युवा एकदम पागल हो गए थे, रोजगार नहीं मिल रहा था और नौकरी थी ही नहीं, नौकरी खत्म हो गई थी। और आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं, रशिया यूक्रेन वार में 18,000 नेपाली लोग जो है उसमें दाखिल होते हैं कि कुछ पैसा मिल जाएगा, और रशिया यूक्रेन वार में वो चले जाते हैं लड़ने के लिए। सुन लो दोस्त, ये भी एक हकीकत है, क्योंकि वहां पर रोजगार है ही नहीं, नौकरी है नहीं। भाई, भूखे मरने से अच्छा है कि आप जाके सरहद पर दुश्मन की गोली खा के मर जाओ, पैसा भी मिलेगा। तो रशिया ने उनको ट्रेनिंग दिया, एक शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग देने के बाद भेज दिया यूक्रेन वार में, और वहां पे न जाने कितने नेपाली मारे गए, वो तो अलग एक रिपोर्ट है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी भी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी थी, बैड गवर्नेंस था, सोशल कंपनियों पर बैन लगाना ये तो था ही, और उसके अलावा सबसे बड़ा कारण था करप्शन। देखिए, कोई भी गरीब देश जो हो जाता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण वहां के करप्शन ही होता है। वहां के जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने और अपने मंत्रियों को इतना करप्ट कर देती है, इतने करप्ट हो जाते हैं कि जनता का खून चूसने लगते हैं। और जनता का खून जब चूसोगे तो क्रांति होगी। क्रांति क्यों आती है जानते हो? क्रांति आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब सरकार द्वारा मनमानी तरीके से टैक्स लगा दिया जाए, सरकार द्वारा जनता पर जुल्म किया जाए, सरकार द्वारा टैक्स वसूला जाए, सरकार द्वारा मनचाहे तरीके से उनको तरह तरह की यातनाएं दिया जाए, तब एक जनता का पूरा समूह जो है सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, बिगुल फूकता है और सड़कों पर उतर आता है और सरकार को तहस नहस करके उखाड़ कर फेंक देता है। उसी को कहा जाता है क्रांति। आप देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, तमाम क्रांतियां, भारत की क्रांति, ये सब क्रांतियां जो है इसी प्रकार से हुई। जनता पर जब जुल्म करोगे तो जनता जब एकदम यातना जब हद से पार हो जाएगी, जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब उसके बाद जनता जो है आ जाती है रोड पर और अपने हक को पूरा मांगने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों को जायज ठहराने के लिए आंदोलन करती है। तब वही रूप लेता है क्रांति। तो नेपाल में क्रांति आ गई थी क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है बहुत ही करप्ट हो गई थी, और वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि जो अमीर बहुत अमीर, जो गरीब है बहुत गरीब। तो ऐसा कारण देखने के बाद जो है लोग बौखला गए, और 20-25 साल के लड़के वही आमतौर से बेरोजगार होते हैं, वो सड़कों पर आए और उसके बाद पूरा नेपाल देखते देखते आग की लपटों में जल गया। हालांकि मामला अभी थोड़ा स्थिर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी गार्गी, वो जो है उनको जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ऐसा लगता है कि नेपाल को संभलने में कुछ वक्त और लगेगा, और जब सेना विद्रोहियों का साथ दे दे, जब सेना कुछ ना बोले, तभी जाके क्रांति सफल होती है। सुन लो मेरी बात, वहां की नेपाल की सेना भी लोगों के साथ होगी,
तख्ता पलट तो ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में देख लो, सेना का तख्ता पलट कर देती है। क्योंकि जब सेना जो चाहती है ना, क्योंकि सेना सबसे पावरफुल होती है, हथियार चलाना वही जानते हैं, नेता वेता थोड़ी ना जानते हैं, या कोई और आम आदमी थोड़ी ना हथियार चलाना जानता है। जितने भी बड़े बड़े, जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, जो भी औजार होते हैं बड़े बड़े, वो सब सेना के हाथ में होते हैं, चलाना वही जानते हैं, फिट करना वही जानते हैं, सब कुछ वही जानते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सेना जब साथ आ जाती है ना, तो फिर ये आंदोलन चरम पर पहुंच जाता है, और सत्ता उठाव तो नहीं होना है। पाकिस्तान की हालत देख लो, पाकिस्तान में यही होता चला आया। उसके अलावा जो है नेपाल में, श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले आपने देखा था। लेकिन वो कहा जाता है ना, अमेरिका, यूएसए, अब मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएसए पीछे से सपोर्ट भी कर जाता है, पैसे से, इकोनॉमिक वे से। पैसा ही तो सब कुछ है, पैसा देके कुछ भी करा लो आज की डेट में। ये तो भाई सीधी सी बात है, आम धारणा। तो अमेरिका जब सोशल मीडिया पर ऐप लगेगा, और ज्यादा सब सोशल मीडिया अमेरिकन कंपनी के, तो अमेरिका तो थोड़ा बौखलाएगा ही। वहाँ के कंपनी के जो ओनर थे, भाई पैसे से सब कुछ करवाया जाता है, वो अंदर अंदर पैसे से सेटिंग हो गई। मैंने कहा ना, नेपाली लोग, कुछ लोग कहाँ गए, रशिया यूक्रेन वार में रशिया के सेना में शामिल होते हैं, और उसके बाद पैसे के लिए जो है वो चले जाते हैं बॉर्डर पे। कुछ लोग तो चले जाते हैं दूसरे कंट्री में, भाई माइग्रेट होके। क्या करें, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार, नेपाल में इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, करने को कुछ नहीं था, तो मजबूरन बस जो है एक जगह से दूसरी जगह उनको माइग्रेट होना ही पड़ा। तो ये सब कंडीशन के वजह से नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और न जाने कितने बेकसूर मारे गए। मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब।